हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज मैं आपको भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता जो कि है घर की याद, जो कि आपके केवीएस के पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। उसके जो काव्यांश है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता लिखी है घर की याद, जो कि उनकी यह जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात ऐसी होती है कवि के जीवन में जब वो जेल में होते हैं और उस समय बहुत बारिश हो रही होती है और उन्हें घर की याद आ रही होती है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। तो कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए ये कविता लिखते हैं। कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और रात भर बारिश भी होती रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन धिरता रहा है। यानी कि पूरी रात जब बारिश होती रही है तो ऐसे में मेरे मन और प्राण घर की यादों से घिर गया है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि उसका घर बहुत बहुत दूर है। इस कारण जब बरसते हुए पानी को वो देखते हैं तो कवि की नज़रों में घर की छवि घूमने लगती है। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है वो। कवि कहते हैं कि मेरा घर बहुत दूर है, इस समय मेरा घर मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरा घर ऐसा है कि वह खुशियों का भंडार है। कवि आगे कहते हैं कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। कवि बताते हैं कि उसके घर में 4 भाई हैं और बहनें हैं, और बहन उसकी मायके में यानी कि पिता के घर में आई हुई है। बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कहते हैं कि मेरी बहन इस समय घर आई होगी, लेकिन उसे यहाँ पर आकर भी सुख नहीं मिला, क्योंकि उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ होगा कि उसका भाई जेल में बंद है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कवि कहते हैं कि आज घर में सभी इकट्ठे हुए होंगे, सभी आपस में जुड़े हुए होंगे। 4 भाई 4 बहिन, भुजा भाई प्यार बहिन। कवि कहते हैं कि मेरे चारों भाई भुजाओं के समान हैं और मेरी बहनें प्यार व स्नेह की भंडार है। अर्थात कवि इस काव्यांश में सावन के महीने का वर्णन कर रहा है, और सावन के महीने में पानी गिरते हुए में घर की याद आना बहुत ही स्वाभाविक है। पानी गिर रहा में यमक अलंकार है और आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब अगली व्याख्या देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मोरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। कवि कहते हैं कि सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आ रही है और उसे अपनी माँ की भी याद आ रही है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ बिल्कुल ही अनपढ़ है और उन्होंने बहुत ही कष्ट सहन किया है। दुख में वह गड़ी मेरी। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जो यापन किया है वह बहुत ही दुखों में यापन किया है। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि मेरी माँ बहुत ही स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने के बाद तो दुख शेष ही नहीं रहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी है पसारा। कवि कहते हैं कि माँ का स्नेह प्यार तो इतना ज़्यादा व्यापक है कि मुझे यहाँ जेल में भी उन्हीं का प्यार अनुभव हो रहा है। आगे कवि कहते हैं उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि मेरी माता को लिखना नहीं आता है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसी कारण वह तो मुझे पत्र भी नहीं भेज सकती जिससे मैं अपने दुखों को दूर कर पाता। आगे कवि कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहते हैं कि जो मेरे पिता हैं वो बुढ़ापे में भी बहुत ही चुस्त है, यानी कि बलशाली है, बलवान है, जिन्हें बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी अपने आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी बहुत ही सक्षम है, बलशाली है, बलिष्ठ है।
जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कवि कहते हैं कि मेरे पिता तो ऐसे हैं कि वह बुढ़ापे में भी दौड़ सकते हैं, खूब खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। कवि कहते हैं कि मेरे पिता तो ऐसे पिता हैं जो मौत को भी मात दे सकते हैं और शेर के आगे भी वो डर नहीं सकते, यानी कि शेर से भी वो नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झझ लरजता। कवि कहते हैं कि उनके तो वाणी भी ऐसी लगती है कि वह भी गरज रही है, बादलों की तरह गरज रही है। काम में झझ लरजता, और काम तो उनका इतना फुर्तीला है कि वो किस गति से काम करते हैं वो भी आप समझ नहीं सकते। तो इस काव्यांश में कवि ने माँ के स्नेह के, पिता के साहस के, जीवन शैली का सुंदर वर्णन किया है। अब हम अगली व्याख्या देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला करके। कवि कहते हैं, कवि अपने पिता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर, मुगदर को दोनों हाथों से हिलाकर व उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे, यानी कि जब वो कसरत करके, आपने कसरत के बारे में सुना ही होगा ना कि कितने दंड लगाए हैं, और हाथों में जो वो मुगदर पकड़ते हैं ना, उसकी बात की गई है कि जब वे ये सब दंड लगाकर या वो व्यायाम करके जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आँखों में नमी छा गई होगी, आँखें नम हो गई होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि फिर कहते हैं कि हाय मेरे सामने तो सावन में पानी बरस रहा है और मेरा घर मेरी आँखों के सामने बार बार मुझे दिख रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कवि कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं और मेरी 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि जैसे भुजाएं बलशाली होती है, वैसे ही मेरे लिए बलशाली मेरे भाई हैं और प्यार बहिनें, यानी कि मेरी जो बहनें हैं वह स्नेह का भंडार है। आगे कवि कहते हैं, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि चारों भाइयों बहनों को खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की याद जरूर आई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि कहते हैं कि जिन्हें कभी बुढ़ापा व्यापा नहीं था, बुढ़ापे ने कभी उनके सामने दस्तक तक नहीं दी थी, आज वे 5वें को देखकर रो पड़े होंगे, अर्थात कवि का नाम लेके वे रो पड़े होंगे। इस काव्यांश में कवि ने पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि को अपने पिता से बहुत ही लगाव है, इसके बारे में भी हमें इस काव्यांश से पता चलता है। तो चलिए अब अगला काव्यांश देखते हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सीने सोने पर सुहागा। कवि कहते हैं कि कवि जेल प्रवास के दौरान अपने घर की परिस्थितियों को, घर के वातावरण को याद करते हुए कहते हैं कि 5वां मैं तो अभागा हूँ, क्योंकि वह परिवार के सदस्य, भाई बहनों, वृद्ध माता पिता के सानिध्य से दूर है। उसे उनके प्यार की कमी खल रही है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि को लगता है कि पिताजी उनके साथ नहीं है, पिताजी लेकिन उनकी ही बातें करते होंगे और प्यार में बहते रहे होंगे, अर्थात उन्हें भी उसके बच्चे की याद आती होगी और वह भी प्यार में उनसे दूर बैठे रो रहे होंगे।
कवि ने यहाँ पर सोने पर सुहागा शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थात इसका मतलब यह है कि कवि के पिता सोच रहे होंगे कि आज मेरे जो पुत्र मुझे सबसे प्यारा था, वह पुत्र आज मुझसे सोने जैसा पुत्र बेटा भी आज उन्हें तुच्छ लगता होगा, क्योंकि वह उनका सबसे प्यारा बेटा आज दूर जाकर जेल में बैठा हुआ है। आगे कवि कहते हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांधा बैठा हूँ अभागा। आगे कवि लिखते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने पिताजी को अवश्य समझाया होगा कि, और उसके मन में भी दुख बहुत होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने पिता को ज़रूर समझाया होगा, जबकि उनके मन में भी दुख होगा, फिर भी उन्होंने पिता को समझाया होगा कि आप आंखों में आंसू क्यों लेके आ रहे हो, अर्थात आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, जेल में बैठा हुआ भवानी अच्छा है, कुशल मंगल है। आगे कवि कहते हैं, वह तुम्हारी मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कहते हैं कि उनकी माँ फिर उनके पिता को कहती होगी कि वह आपके दिखाए मार्ग पर ही चला है और इसे ही अपना उद्देश्य बनाकर वह वहाँ पर है। कवि की माँ कहती है कि यह ठीक ही है, यह तुम्हारी ही परंपरा है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी ही लीक है, तुम्हारी ही परंपरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लग जाता। यदि वह अच्छे कार्य करते हुए यदि उसे जेल भी हुई है तो कोई बात नहीं, यदि वह कार्य करते हुए पाँव को पीछे हटाता तो यह मेरी कोख के लिए शर्म की बात होती। अर्थात कवि की माँ उन्हें हर तरह से यह समझाने की कोशिश करती है कि जो भी हुआ है वह ठीक हुआ है, जबकि वह अपने लिए भी दुखी है। और कवि की माँ पिता को यह समझाती है कि यदि वह वापस आ जाता तो मेरे मातृत्व के लिए यह लज्जा का विषय होता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और कवि की माँ उन्हें कहती है कि कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, यदि तुम रोओगे तो बाकी बच्चे भी रोने लग जाएंगे। पूरे काव्यांश में शांत रस है और मुक्तक छंद है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने 2 व्याख्याएं इसकी छोड़ दी है।